निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की निर्धारित पाठ्यक्रम में स्नातक वर्ष द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में आधार पाठ्यक्रम विषय हेतु आज हम महिला सशक्तिकरण प्रश्न पत्र से इकाई 3 के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन, स्व सहायता समूह और पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण शीर्षक के अंतर्गत आज की कक्षा में बात रखेंगे। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर माधवी लता दुबे, प्राध्यापक समाजशास्त्र। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप समझ सकेंगे कि गैर सरकारी संगठन क्या हैं और महिला सशक्तिकरण में यह किस तरह सहायक हैं। इसी तरह स्व सहायता समूह किसे कहते हैं एवं स्व सहायता समूह महिला सशक्तिकरण में किस तरह सहायक हैं। पंचायती राज संस्थाएं किस तरह महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही हैं। तो आगे हम अपनी बात को रखें, इससे पहले पिछले व्याख्यानों में हमने क्या समझा था, इसके बारे में आपसे संक्षिप्त में चर्चा करना चाहेंगे। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने यह जाना था कि महिला सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें तमाम अवरोध समाज में मौजूद हैं और इन अवरोधों के चलते महिलाएं अपने अधिकार और अवसर को ठीक से प्राप्त नहीं कर पाती। उनके सामने अनेक चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों को हम किस तरह से निकल सकते हैं, किस तरह से लिंग असमानता को कम कर सकते हैं और जो रूढ़िबद्ध मान्यताएं समाज में हैं जिनसे कि महिलाओं के विकास में व्यवधान पैदा होता है, उनको रोकने की दिशा में क्या हो सकता है। तो इसी संदर्भ में हमारे पाठ्यक्रम में आज हम इन सभी पक्षों को क्रमशः जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गैर सरकारी संगठन किसे कहते हैं। जैसा कि आप पहले भी समझ सके हैं कि महिला सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें तमाम सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। सरकारी प्रयासों से जिन लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर पाते, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठन आगे आते हैं। तो गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं? यदि हम इसे परिभाषित अर्थ में जानने का प्रयास करें तो विश्व बैंक के अनुसार गैर सरकारी संगठन एक तरह से निजी संगठन है जो लोगों का दुख दर्द दूर करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां चलाते हैं। तो हम महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से यदि देखें कि गैर सरकारी संगठन क्या करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाएं आधी आबादी जो देश की है, उसमें जो मुख्य अवरोधक है वह क्या है? उनके जीवन में शिक्षा का प्रसार कम होना तुलनात्मक रूप से, और साथ साथ में आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में ठीक से उन्हें सक्षम होने की जो समस्या है। इसके अलावा जो उनके जीवन की अनेक समस्याएं हैं, उनसे निकलकर सामाजिक जीवन में सहभागिता करने, आगे आने, अपने व्यक्तित्व का विकास करने, इन सब के लिए यदि कोई अलग प्रयास किए जा रहे हैं तो उनमें निश्चित तौर पर गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किए जाने वाले कार्य उल्लेखनीय हैं। तो विद्यार्थियों, वो मुख्य पक्ष जिनसे कि हम ये कह सकते हैं कि गैर सरकारी संगठन महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करते हैं, तो उन बिंदुओं पर हम जरा नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिलाओं को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने और क्षमता निर्माण के लिए कार्य करना। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। 1972 में इला भट्ट ने अहमदाबाद में एक सेवा संस्था की शुरुआत की। यह सेवा संस्था आत्मनिर्भर महिलाओं का एक संगठन था
ये कैसे इन्होंने अपने काम को शुरू किया सामूहिक रूप से इकट्ठा होके, और फिर इसके बाद यह संगठन आज वैश्विक पहचान बना चुका है। ये महिलाएं अपने अधिकारों के लिए भी सजग रहीं और इन्होंने अपने कामयाबी के उन कीर्तिमानों को गढ़ा, अपनी बचत से अलग से बैंक की स्थापना की और तमाम तरह के कार्यों से अपनी एक विशेष पहचान बनाई। तो कोई भी गैर सरकारी संगठन सरकार के द्वारा जो पंजीकरण अधिनियम होता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत अधिनियमित होकर काम करता है। तो विद्यार्थियों, महिलाओं के लिए गैर सरकारी संगठन आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में व्यावसायिक कौशल प्रदान करने का काम करते हैं, और कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो उन्हें कानूनी रूप से शिक्षित करते हैं, साक्षरता बढ़ाने में, जागरूक करने में, पर्यावरण के प्रति सचेत करने में, उनके अधिकारों के लिए ही न केवल बल्कि उन पूरे समग्र समाज के विकास की दिशा में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इसके लिए भी संगठन काम करते हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात हमने व्यावसायिक कौशल के साथ समझी थी। इसके अलावा कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो हाशिए पर पड़ी हुई महिलाएं हैं, वंचित महिलाएं हैं, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं, उनको भी आगे लाने का काम करते हैं। जैसे कई सारे संगठन भारत में काम कर रहे हैं, यहाँ सभी का उदाहरण देना संभव नहीं, लेकिन एक मास करके संगठन है कर्नाटक में। उसने क्या किया कि देवदासी प्रथा में संलग्न जो महिलाएं थीं, इनको बाहर निकालने के लिए काम किया और मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। ऐसे ही झारखंड में एक चुटनी देवी डायन प्रथा से प्रभावित हुई, तो उन्होंने आगे आके एक अपना संगठन बनाया और उसमें फिर वो महिलाओं को इस तरह की जो कुरीतियां हैं इनके खिलाफ जागरूक करने में जुट गई। तो कई संगठन आगे आते हैं जो महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश में भी तमाम संगठन कार्य कर रहे हैं। आप अपने आसपास जानकारी इकट्ठा करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में ही एक संगिनी संगठन है जो महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, साथ में आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, और जो पीड़ित महिलाएं हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित, इनके लिए भी एडवोकेसी का काम करता है। इसके अलावा सुकर्मा फाउंडेशन है जिसने आदिवासी महिलाओं के स्वच्छता की दिशा में बहुत काम किया। माया विश्वकर्मा इसको लीड कर रही थी नरसिंहपुर जिले में। और इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक तबके की महिला को मुख्य धारा में लाने के लिए गैर सरकारी संगठन आगे आते हैं और काम करते हैं। तो आपने यह जाना कि गैर सरकारी संगठन कैसे महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब हम यह जानने का आगे प्रयास करेंगे कि स्व सहायता समूह क्या हैं। स्व सहायता समूह कैसे शुरू हुए? आप सभी बहुत सारे नाम अखबारों में पढ़ते होंगे, जैसे लखपति दीदी का नाम सुना होगा आपने, बीसी सखी का नाम सुना होगा आपने। तो आपके मन में ये बात आती होगी कि आखिर ये क्या है लखपति दीदी, क्या कल्पना है हमारे प्रधानमंत्री जी की, और किस तरह से हमारे देश में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। तो हमें इसके इतिहास को जानना पड़ेगा। विद्यार्थियों, किसी भी कार्य की शुरुआत एक नवाचार से होती है। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहले 1975-76 में क्या किया था कि छोटे छोटे ऋण देकर लोगों को इकट्ठा करके ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी, और फिर उसके बाद वो प्रयास बहुत सराहनीय रहा। आगे चलकर हम देखते हैं कि भारत में भी यह कार्य आगे बढ़ा। नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1990 में स्व सहायता समूह के मॉडल को हम आगे बढ़ाने लगे, और फिर इसके बाद आगे चलकर सरकार ने इतनी रणनीति आगे बढ़ाई कि 2000 के दशक में हम देखते हैं कि आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह का चलन बढ़ गया, और फिर ये तय किया गया कि जो 2011 की सेंसस में वंचित परिवारों की जो संख्या है, इन संख्या में यह कल्पना की गई कि हर एक जो वंचित परिवार है, जरूरतमंद लोग हैं, उनमें से कम परिवार की एक महिला स्व सहायता समूह से जुड़ जाए। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हमने अभी तक जाना कि किस तरह से वंचित परिवार की महिला की सहभागिता को बढ़ाना है। तो इस संदर्भ में जो हमारे सामने आंकड़े उपलब्ध हैं मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर, उससे यह स्पष्ट होता है कि 31 जनवरी 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 10.5 करोड़ महिला परिवारों को 90.90 लाख स्व सहायता समूहों में शामिल किया गया है।
अभी हमें यह जानना बाकी है कि ये स्व सहायता समूह क्या हैं। यदि कोई महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है, जो कि लक्ष्य रखा गया है, तो वो किस तरह से सहभागिता करेगी। तो विद्यार्थियों, एक समान लगभग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आने वाले जो भी लोग हैं, वो स्वैच्छिक रूप से अपना एक समूह बनाते हैं। यह समूह 10 से 20 लोगों का हो सकता है और ये आपस में किसी भी लक्ष्य को सामने रखते हैं। सामान्य रूप से ये सामाजिक मुद्दों के बारे में चर्चा तो करते हैं, लेकिन इनका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? बचत करना। पहले ये बचत करेंगे, फिर आपस में एक दूसरे के जो दुख दर्द हैं इनको दूर करने के लिए साझीदार बनेंगे। जब यह इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे तो कुछ समय पश्चात फिर इनकी जो संगठन है इसको एक पहचान बैंक में रजिस्टर्ड होने के बाद मिल जाएगी। जब ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो इन्हें इनकी बचत के आधार पर आगे कार्य करने के लिए राशि ऋण के रूप में उपलब्ध होगी, जिसे ये आसान किस्तों में चुका सकते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भारत में स्व सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में सभी जगह महिलाओं ने सहभागिता दर्ज की है। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं होने के बाद भी महिलाएं संगठित हुईं और उन्होंने कई तरह के छोटे छोटे काम, चाहे वह बकरी पालन हो या और दूसरे पशुओं का पालन हो, भैंस पालन हो, गाय पालन हो, इसके अलावा छोटे छोटे उनके जो काम वो परिवार में रहकर करती थी, उसे संगठित होकर एक व्यवसाय का रूप देने लगी। इसके साथ साथ सरकार ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से इन्हें आगे प्रमोट करने के लिए कई सारी स्कीम चलाई। जैसे आप अखबारों में एक और बात सुनते होंगे, बीसी सखी। ये क्या है बीसी सखी? तो ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि वित्तीय लेन देन की जागरूकता ही नहीं है, ऋण लेने के जो परंपरागत तरीके थे उनसे व्यक्ति उबर ही नहीं पाता था, क्योंकि साहूकार या जो भी संबंधी या जो स्थानीय पूंजीपति होते थे वो बड़े महंगे दामों पर यानी बड़ी किस्त में उनको कर्ज देते थे, जिसका वो भुगतान कर ही नहीं सकते थे। इसलिए सरकार ने उनके अंदर जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, कैसे लोग समझदार हों, तो बीसी सखी का कंसेप्ट लेके आए। इसमें क्या कि महिला एक ग्राम पंचायत में 1 GP 1 VC यानी एक ग्राम पंचायत और उसमें एक बीसी सखी, यह व्यावसायिक समन्वयक का काम करती, जो घर जाके महिलाओं को जागरूक करती हैं कैसे बैंक से जुड़ के हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, खाता खुलवा कर कैसे लेन देन कर सकते हैं और कैसे वित्तीय रूप से सुरक्षित हो सकते हैं। इस सब की सलाह देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक साक्षरता इस तरह की बढ़ गई। तो स्व सहायता समूह महिलाओं को संगठित करते हैं, उनके लिए लेन देन में ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए उनके लिए कई और दूसरे काम भी साथ में चलते हैं। इसके साथ साथ हम यह जानें कि अगर महिला स्व सहायता समूह में सदस्य है तो सदस्य होने के साथ साथ उसके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, कैसे वो सामाजिक सहभागिता बढ़ाने में या अपने जीवन में, अपने परिवार की दशा में बदलने में क्या काम कर सकती है, तो कैसे स्व सहायता समूह से मदद करते हैं। कुछ खास बिंदुओं पर हम अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहेंगे। जैसे जब संगठित होते हैं लोग, समूह में होते हैं, तो उनके बीच में कार्य करते करते एक तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। अकेला व्यक्ति, यदि कोई महिला के पास अकेला हुनर है लेकिन यदि वो समूह में करती है तो लोग उसे प्रोत्साहित करते हैं, फिर उसका काम बाहर मार्केट तक जाता है तो उसे आय होती है। तो इस तरह से उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है, महिलाओं की क्षमताओं का विकास होता है और बचत करने की आदत डल जाती है। तो छोटी छोटी बचत करके महिला अपनी आय को बढ़ाने के लिए एक तरह से पूंजी इकट्ठा करती हैं। तो आय संवर्धन की जो गतिविधियां हैं इनमें वो आगे आके सहायक होती हैं उनके जीवन में और वो बहुत तरक्की करती हैं। जैसे आप सबने कोरोना काल में कई सारी घटनाएं सुनी होंगी, जब स्व सहायता समूह की महिलाओं ने, चाहे वो मास्क बनाने का काम हो या चक्की का कोई काम हो या किसी और तरह के काम करके अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया। इसके साथ साथ जब महिलाएं आगे आके काम करेंगी, समूह में भागीदार बनेंगी, तो जो पुरुष के तथाकथित कहलाने वाले क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्र की जो मानसिकता थी कि महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, इस मानसिकता से तोड़कर अब एक लैंगिक समानता का वातावरण बनाने में भी बहुत हद तक स्व सहायता समूह ने अपनी भूमिका निभाई है।
तो स्व सहायता समूह एक तरह से ऐसी क्रांति ला रहे हैं जिससे न केवल आजीविका के स्रोतों का विकास हुआ है बल्कि सामाजिक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। अब आप सोचेंगे कि सामाजिक समावेशन कैसे? तो हमारे समाज में, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में भी कहा था, कि महिला की स्थिति की जब हम चर्चा करते हैं तो सिर्फ महिला नहीं, अगर हम जाति के उसमें देखें तो अनुसूचित जाति की महिलाओं की समस्याएं अलग हैं, अनुसूचित जनजाति की समस्याएं अलग हैं। तो इस तरह से इन जो वंचित वर्ग के लोगों में सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर नहीं बल्कि जातीय संस्तरण में जो नीचे स्थान पर महिलाएं हैं, इनका भी सामाजिक रूप से सहभागिता बढ़ी, क्योंकि जो 10 से 20 महिलाओं का संगठन है उसमें सभी जाति की महिला सदस्यों ने अपने को सहभागिता करके किसी काम को किया। तो इस एक तरह से सामाजिक समावेशन बढ़ने में इसको सामाजिक लामबंदी शब्द से इस्तेमाल किया जाता है, यानी सोशल मोबिलाइजेशन इनका बढ़ा, जातियों में आपस में एक दूसरे के साथ इनकी बैठकें हुई और फिर काम किया, तो सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई। इसके साथ साथ वित्तीय समावेशन, जैसा कि आप समझ सकी हैं अभी तक, कि जो परंपरागत तरीके थे लोगों के ऋण लेने के, उससे व्यक्ति अपने विकास को नहीं कर पा रहा था। अब उसे वित्तीय साक्षरता एक तरह से प्राप्त होने लगी और वित्तीय लेन देन करके वो अपने समूह के लोगों से ऋण लेके फिर जब समूह संगठित हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, तो सरकारी सहायता प्राप्त करके ये समूह आगे बढ़ते हैं। और अभी तो हम सब अखबारों में ये समझ सके हैं पढ़ के कि प्रधानमंत्री जी का सपना क्या है, लखपति दीदी का, यानी जो वंचित महिला है उसकी इतनी आमदनी बढ़ जाए कि वो लखपति दीदी कहलाए। यानी जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं इनकी आमदनी बढ़ाने पर सरकार का फोकस है और इसे हम देखते हैं कि एक क्रांति के रूप में समाज में ये परिवर्तन आया है। लाखों की मात्रा में महिलाएं इसमें सहभागिता कर रही हैं। एक और विकास में सहायक, अभी तक हमने जैसा गैर सरकारी संगठन और स्व सहायता समूह के बारे में जाना, इसके बाद एक और ऐसा निकाय हमारे समाज में मौजूद है जिसने बहुत बड़ी क्रांति लाई। जब हम देखते हैं कि संसद में और विधानसभाओं में वो चीज़ नहीं आ पाई जो हमने स्थानीय स्वशासन में प्राप्त कर ली और बहुत पहले, तो इसके बारे में हम आज थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, पंचायत तो हमारे समाज में पंचायत का जो निर्णय है, ये तो लोक में भी आपने सुना होगा कि पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, यानी पंचायत हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं था। यह हमारे देश की संस्कृति में एक तरह से पंच निर्णय को मान्यता थी। लेकिन संस्थागत प्रक्रिया के रूप में यदि हम बात करें तो संविधान बनने के बाद हमने नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में भी इस बात का हवाला है कि राज्यों को अपने राज्यों में ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन इसके बाद कई समितिगत निर्णय लिए गए। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, फिर इसके बाद कई समितियां आईं और समितिगत निर्णय के आधार पर बाद में हम देखते हैं कि संविधान में 1993 में संशोधन हुआ। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी उसमें पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व की जो बात है उसके लिए संविधान में अलग से भाग जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 में पंचायत शीर्षक जोड़ा गया और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से अध्याय भाग 9 में ए जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया, इसमें नगर पालिका शीर्षक रखा गया। तो ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम में अनुच्छेद 243D में इस बात का प्रावधान रखा गया कि स्थानीय स्वशासन की सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों का होना सुनिश्चित किया जाए और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो भी स्थान आरक्षित हैं उनमें भी 1/3 सीट इसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो विद्यार्थियों, इन संशोधनों के बाद यह प्रक्रिया यही नहीं थमी। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण है। तो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि 2009 में 243D में संशोधन किया गया। तो जो क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, इनको छोड़कर शेष जो राज्य थे उनमें 50% आरक्षण तक की अनुशंसा की गई
और इस तरह हम देखते हैं कि महिलाओं की एक बड़ी आबादी इस तरह से स्थानीय नेतृत्व में आगे आई। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट 2021 के अनुसार हम क्या पाते हैं कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं पूरे पंचायती राज संस्थाओं में, उनकी संख्या 31.47 लाख है, जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14.54 लाख है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आईं। तो इसके पहले महिलाओं का आगे आना यहीं तक पर्याप्त नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि जो परिवर्तन आ रहा है, पहले के जो अध्ययन थे जब महिलाओं को आरक्षण मिला और महिलाएं आगे आईं, तो उस परिवर्तन ने क्या किया कि कई तरह के प्रश्न चिन्ह पैदा किए। जैसे लोगों ने कहा कि सरपंच पति ज़्यादा प्रमुख हैं, क्योंकि महिलाएं तो घूंघट में और महिलाएं अपनी घर की जिम्मेदारी में रहती हैं, उनके सारे निर्णय उनके पति लेते हैं। लेकिन जो बदलाव अब आ रहा है उसे हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि देखें तो 2022 के जब रिजल्ट आए तो उसमें अखबारों में मैंने पढ़ा, आपने भी देखा होगा कि कई सारी शिक्षित लड़कियां जो हैं वो पंच सरपंच के पदों पर आईं। यहाँ तक कि MBA छात्राएं भी इस दिशा में आगे आईं। कई और भी कारण हो सकते हैं, जैसे उस समय जब ये चुनाव था, इसके पहले सरकार ने एक घोषणा की थी समरस पंचायतों की। समरस पंचायत क्या होता है? समरस पंचायत का अभिप्राय होता है कि ऐसी पंचायतें जहां महिला प्रतिनिधि पंच सरपंच निर्विरोध चुने जाएं। यदि निर्विरोध चुने गए तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो सभी लोगों ने इसका समर्थन किया और इस दिशा में काफ़ी प्रयास आगे बढ़े। तो महिलाएं न केवल आगे आ रही हैं, बल्कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जैसे कि विद्यार्थियों, आपने पॉलिटिकल साइंस में या समाजशास्त्र में अलग से भी जब पंचायत पढ़ा होगा तो आपको विदित होगा कि पंचायतें 29 निर्धारित कार्यों को करती हैं जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। सभी हमारे जीवन के उसमें अलग अलग पक्ष शामिल हो जाते हैं, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो पशुपालन की बात हो, किसी तरह की भी बात हो। लेकिन अगर महिला प्रतिनिधि है तो महिला पहले क्या करेगी, उनमें प्राथमिकता किसको देगी? यदि शिक्षित है तो वो पहले प्राथमिकता अपने अधिकार और अवसर बढ़ सकें, यानी जैसे यदि एक महिला स्वस्थ माँ, स्वस्थ जननी के रूप में अपने वातावरण को प्राप्त कर सके, शिक्षा के पर्याप्त अवसर हों, उसके लिए जो सुविधाएं मिल सकती हैं उनके ऊपर फोकस करेगी, तो निश्चित तौर पर जहां महिला प्रतिनिधि शिक्षित हैं और आगे आ रही हैं, संगठित होकर काम कर रही हैं, वहां पर परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है। और जो स्व सहायता समूह हमने अभी जाना, तो स्व सहायता समूह में जब महिला संगठित होती हैं तो फिर आगे एक कदम बढ़ के वो पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए भी भागीदारी करने लगती हैं। तो किस तरह से महिलाएं आगे आ रही हैं, अपनी जो रूढ़िबद्ध धारणाएं थी समाज की, इनको तोड़कर और सहभागिता करके सशक्तिकरण की दिशा में अपना आगे कदम बढ़ा रही हैं। इनमें इन तीनों ही जो हमने अभी आज समझी अवधारणाएं, गैर सरकारी संगठन, स्व सहायता समूह और पंचायती राज संस्थाएं, इन तीनों का ही अपना अलग अलग योगदान है। तो आज के व्याख्यान में हमने इन तीनों के बारे में, इन भूमिकाओं के बारे में जाना कि कैसे महिला संगठित होकर आगे आकर समाज में सहभागिता करके सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ रही है। आज के व्याख्यान में आपने इन बातों को समझा। अब हम आपके इस ज्ञान को संक्षेप में वैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे व्याख्यान में हमने चर्चा की थी सेवा संस्था की, जिसकी स्थापना इला भट्ट ने की थी गुजरात में। तो आप बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में 1972, 1982, 1992, 2002, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो विद्यार्थियों, आपने व्याख्यान में यह जाना कि 1972 इसका सही जवाब है। स्व सहायता समूह में कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए, तो यह भी हम व्याख्यान के माध्यम से समझ सके हैं कि इन 4 ऑप्शन में 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसमें 10 से 20 कम से कम संख्या स्व सहायता समूह की होती है। यह सही जवाब है, यानी उत्तर ब सही है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महिलाओं को पंचायत में 1/3 सीटों पर आरक्षण प्राप्त है? तो जैसे हमने जाना था कि 243 अनुच्छेद में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए, तो उसमें 243 डी के अंतर्गत महिलाओं के 1/3 आरक्षण की बात की गई। तो इसलिए विकल्प सी सही है, यानी 243 डी में आप यह सही उत्तर पाएंगे। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली जो व्यक्तित्व हैं भारत के, उन्होंने कितनी ऊंचाइयों को छुआ और किन चुनौतियों को पार किया, इन सब की कहानियों पर आधारित श्रृंखला जारी होगी। तो आगे हम अहिल्याबाई और रानी दुर्गावती, इन दो व्यक्तित्व का चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।